हेलो एवरीबॉडी, आप सभी के बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। यह है फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 9 और इसमें जाने वाला है जियान यू फैमिली हाउस। खैर पूरा मामला क्या है चलो जानते हैं आगे के एपिसोड में। उससे पहले जरा नीचे चेक करो कहीं आप सब्सक्राइब करना भूल तो नहीं गए हो, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपसे मिस हो जाए। खैर डिसीजन आपके ऊपर है। हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान अपनी स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर देता है और उसकी स्ट्रेंथ पहुंच गई थी 3 स्टार 2D के पीक की। ये स्ट्रेंथ उस बंदे के बराबर होती है जो कि म्यू फैमिली के डिस्ट्रक्शन के पीछे है। गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग ने पहले ही बता दिया था कि एक इविल एलियन रेस का मेंबर है और ये बात कुछ ही समय में सामने भी आ जाती है, क्योंकि जब जन उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है उस बंदे ने अपनी स्टोरिंग से एक बैग को बाहर निकाला था। इसके अंदर 10,000 सोल्स भरी होती है और वो इनका इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़े फैंटम को तैयार करता है। जिनलोंग इस फैंटम को तुरंत ही पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कॉर्प्स डीमन फैमिली का कॉर्प्स डीमन पपेट है। भले इसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2D में पहुंच गई हो, इसके पास अपनी कुछ सोचने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि जिनलोंग कई बार कॉर्प्स डीमन फैमिली से फाइट कर चुके थे तो उन्हें इस कॉर्प्स पपेट की कमजोरी मालूम होती है। ये होती है फॉर्मेशन आई, जो कि कॉर्प्स के फोरहेड के बीच में थी। बस कुछ ही समय में उसी को टारगेट करके इस फैंटम को हरा दिया गया था, जिससे आजाद हो जाती वो सभी सोल बॉडीज जिन्हें इविल रेस इस्तेमाल कर रही थी। क्योंकि इन सभी सोल बॉडीज की कॉन्शियसनेस को इविल रेस के मेंबर्स ने एरोड कर दिया है, तो अब इन्हें रिवाइव नहीं किया जा सकता था। फाइनली ये सभी सोल्स खुद को जियान को पावरफुल बनाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करती है। आखिरकार उन्हें फ्रीडम देने वाला जियान ही था। इस तरीके से इन सभी के सोल एसेंस को रिफाइन करने की शुरुआत होती है। जियान धीरे धीरे करके इन्हें अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, अचानक से जियान के शरीर से एक इनविजिबल ऑरा फैलता है। ये ऑरा बहुत ही खतरनाक था। अब जियान एक्चुअली में किस लेवल तक पहुंचा है चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। एंड में जाके हमें कई चीजें मालूम पड़ने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। जैसे उन सभी सीनियर्स के सोल्स के क्लस्टर गायब हुए थे, उनका बचा हुआ लाइट क्लस्टर भी जियान की बॉडी से मर्ज हो जाता है। बस इसी पल में बूम बूम की आवाज के साथ ये आइसोलेटेड स्पेस एकदम ट्रेम्बल होने लगा था। लगता है डिमेंशन चकनाचूर होने वाला है। जियान भी कुछ समय पहले अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुका होता है। उस सोल एसेंस की जो बची हुई एनर्जी होती है जियान ने उसे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में स्टोर कर लिया था। जैसा कि जिनलोंग कहते हैं, इस एनर्जी को एक ही बार में रिफाइन करना शायद जियान के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इस पूरे सोर्स को ऑब्जर्व करके अपनी पोजिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इसमें जियान को समय लगने वाला है। जियान यूरू के घर पहुंचने के बाद ही आगे के प्लान्स को डिसाइड करने की सोचता है, क्योंकि अगर वो इस समय कोई भी जल्दबाजी दिखाता है तो उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि जियान अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर इस सोल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इस इमीडिएट क्राइसिस के सॉल्व हो जाने के बाद जियान ने भी रिलीफ से बड़ी सांस ली थी। जियान कहता लगता है यूरो के फादर को ट्रीट करने के बाद मुझे वहीं पर रिट्रीट में जाना होगा, जिससे मैं बचे हुए सोल एसेंस को ऑब्जर्व करके नई सोल टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकूं। वरना इस 2D कॉन्टिनेंट में जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स चारों तरफ मौजूद है, मैं अपनी करंट सैन के साथ भी अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इस बार जियान का जिन लोगों से सामना हुआ है सिर्फ उनसे ही डील करने के लिए जियान को बहुत सारे पैंतरे अपनाने पड़े। दिमाग में इस प्लान को बनाने के बाद जियान अपनी स्पिरिचुअल सैन का इस्तेमाल करके दोनों लड़कियों को नींद से जगा देता है। भले चिंग युआन और सोल अटैक का इस्तेमाल करके अनकॉन्शियस स्टेट में जा चुकी हो, तब भी जियान की मदद से वो जाग जाती है। जैसे ही चिंग युआन की आंखें खुलती हैं, उसे सबसे पहले आसमान में बड़ा सा होल दिखाई देता है। वो जियान की तरफ देखे एंग्शियस आवाज में बोलती है, वो एक्सपर्ट ही हमारी म्यू फैमिली के पीछे का किलर था। तभी जियान को बड़ा सा फैंटम याद आता है जिसे उस ब्लैक रूट मैन ने बनाया होता है। वो जियान से पूछती है वो मॉन्स्टर कहाँ पे गया, क्या आपने उसे सॉल्व कर दिया। यही सेम क्वेश्चन यूरू के दिमाग में भी होते हैं। दोनों तरफ से ऐसे सवालों की बरसात होती हुई देख जियान भी हेडेक फील करने लगता है। वो अपने आप को सिचुएशन से बचाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन जब तुम बेहोश हुई थी तो कुछ समय के बाद वो मॉन्स्टर अपने आप ही एक्सप्लोड हो गया था, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो खत्म हो गया है। ऑफ कोर्स जियान की नॉनसेंस पे यूरू बिल्कुल भरोसा नहीं करते, लेकिन क्योंकि परेशानी खत्म हो गई है उसके पास और समय बर्बाद करने का समय नहीं होता। यूरू की टॉप प्रायोरिटी अपने फादर को बचाना होता है। एक हल्के से बैंग साउंड के साथ ये आइसोलेटेड स्पेस फाइनली टूट जाता है। फिर से लोगों के चारों तरफ गुजरने का सीन जियान की टोली के सामने आया था। क्योंकि चिंग युआन पूरी तरह से सही नहीं हुई होती, जियान चिंग युआन को अपने हाथों में ले लेता है। फिर वो आगे चल रहे यूरू को फॉलो करने लगा था, लेकिन एल्केमिस्ट एसोसिएशन में जो फीलिंग जियान ने फील करी होती है, चिंग युआन को दोबारा से छूने के बाद वो उस सेंसेशन को दोबारा से फील करता है। जियान पाता है कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी तेजी से रिकवर हो रही है। लिटिल लेकी भी जियान की सेल्फ कॉन्शियसनेस में वापस लौटने की इच्छा नहीं होती। इस वजह से वो एक छोटी सी बच्ची का अवतार लेके जियान का धीरे धीरे पीछा करने लगता है। लेकिन जब जियान की आंखें उसके ऊपर जाती हैं, न चाहते हुए भी शाओई को जियान की बॉडी में वापस लौटना पड़ता है। ऑफ कोर्स लिटरली ऐसे रिजल्ट की वजह से काफी ज्यादा अनहैप्पी होता है। चाहे भले ही कुछ समय पहले यूरू को वो लाइफ और डेथ एक्सपीरियंस हुआ हो, तभी वो काफी ध्यान से जियान को रास्ता दिखाती रहती है। आखिरकार उसके पिता के पास इतना समय बचा नहीं रह गया है।
अगर इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया गया तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। यू फैमिली मैंशन में पहुंचने से पहले जियान और यूरू प्लान बना लेते हैं। कोर्टयार्ड में एंटर करने के बाद दोनों ही अलग अलग एक्शन लेंगे। यूरू चिंगीवान को लेके उसे रेस्ट करने के एरिया में लेके जाती है, तब तक जियान उसका वेट करता है। फिर कुछ समय के बाद यूरू जियान को लेके उसी यू मैंशन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जाते जाते वो जियान को यू फैमिली की कंडीशन के बारे में बताना नहीं भूलती। उसके हिसाब से इस समय यू फैमिली में उतनी शांति नहीं रही है, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस बन चुके हैं। उसके पिता के घायल होने की खबर को भी बहुत ही कम लोगों को बताया गया है। बेसिकली उनका ट्रीटमेंट एकदम डार्क में चल रहा है। उस एक्सट्रीमली मैजेस्टिक मैंशन के पास पहुंचने के बाद जियान नोटिस करता है कि एक दरवाजे के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने एल्केमिस्ट की रो पहन के रखे थे। खासकर जियान के ध्यान को वो बैचेस अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे जो इन सभी एल्केमिस्ट के सीने पे लगे होते हैं। ये बैचेस इन एल्केमिस्ट के अचीवमेंट्स और इनकी आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। जब भी इस मैंशन के सामने से लोग गुजरा करते थे, इन सभी लोगों की आंखों में एल्केमिस्ट को देख एक ईर्ष्या दिखाई देती है। आखिरकार दोदी कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट की बहुत ही वैल्यू करी जाती है। ये किसी नोबल से कम नहीं होते। यूरू एक पतले से रास्ते से जियान को लेके एक छोटे से कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ती है। जियान जानता था कि यूरू ऐसा करके क्लैन में डिसएग्रीमेंट को रोकना चाहती है। जैसे यूरू और जियान उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, हम एक ब्यूटीफुल सी मेड को यूरू का स्वागत करते हुए देखते हैं। यहाँ से यूरू जियान से अलग हो जाती है। वहीं पे उसकी वो मेड जियान को लेके एक दूसरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जल्दी जल्दी मेड का पीछा करते हुए जियान की नजरें इस लग्जूरियस मैंशन को ऑब्जर्व कर रही थी। इस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग को देख के जियान चाहते हुए भी नोट करता है। अगर बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए तो यू फैमिली चिंगसन सिटी की 3 मेजर पावर्स में से एक कहलाने की वर्दी है। ऐसी वेल्थ नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। उस मेड को फॉलो करते करते जियान की आंखें नैरो हो गई थी। वो इस यू फैमिली हाउस की गहराइयों में से एक मिस्टीरियस और पावरफुल ऑरे को सेंस कर पा रहा था। इस ऑरे के मालिक से यहाँ पे कोई भी चीज छिपी नहीं है। वहीं पे जब जियान अपने सिर को घुमा के इस मैंशन की अंधेरी जगहों की तरफ देखता है, उससे वहाँ पे 4 वेपन्स की चमक दिखाई देती है। साफ तौर पे ये सभी यू फैमिली के सीक्रेट गार्ड्स हैं। अगर कोई भी यू फैमिली में गलत काम करता है तो ये हमला करने से पहले बिल्कुल हिचकेंगे नहीं। जियान बॉयस के सिर को हिलाते हुए बोलता है, इस जगह के डिफेंस सच में काफी स्ट्रिक्ट है। फिर उसकी नजरें गई थी एक लग्जूरियस हॉल की तरफ जहाँ पे रास्ता खत्म हो रहा था। जियान की नजरों में एक इंसान आता है। चिंगुआन के आराम को बंदोबस्त करने के बाद यूरू तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और उस मेड को वापस भेज दिया गया था। इस समय शांत कमरे में जियान, यूरू और वो मिडिल एज मैन होता है। जब यूरू कहती है फादर, वो मिडिल एज मैन पीछे मुड़ के बोलता है यूर, तो तुम वापस आ गई हो। यूरू बगल में खड़े जियान को आगे करती हुई बोलती है, फादर मैं इस बार अपने साथ ऐसे किसी को लाई हूँ जो आपको हील कर देगा। ये सुन के यूरू के फादर उससे बोलते हैं, मैं और कुछ समय तक टिक पाऊंगा, तो मैं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। खैर वो भले इस तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। उनकी बेटी वो हर एक प्रयास कर रही है जो उन्हें स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। जब यूरू के फादर उस नौजवान को देखते हैं जिसे उनकी बेटी उनके इलाज के लिए लेके आई है, तो वो पाते हैं कि काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद भी वो जियान की स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं। वो मनी मन में कहते हैं, लगता है यंग मैन सिंपल नहीं है। अभी जियान की आंखें भी सामने के मिडिल एज मैन को ऑब्जर्व कर रही होती हैं। अभी यूरू की फादर की आंखें हल्की सी येलोइश हो गई होती हैं। जियान मनी मन में बोलता है 5 स्टार दो दी। सच में यू फैमिली अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है। खैर ये सब सोचने के बाद जियान ने अपने एक कदम को आगे बढ़ाया था। तुरंत एक फ्लैश के साथ लिटरली उसके कंधे पे अपीयर होता है। अब वो समय आ गया था जब यूरू के पिता की चोट के बारे में पता लगाया जाएगा। जिस पल जियान ने शाओई को समन किया था, इस रूम का टेम्परेचर इंस्टेंटली राइज हो जाता है। साथ ही यूरू के फादर की आंखें भी अभी डब्बे की तरह खुली रह गई थी। वो एक खोई हुई सी आवाज में बोलते हैं, ये एक्चुअली में एक फायर स्पिरिट है। लिटरली के मिल्की व्हाइट फिगर को देखने के बाद जब यूयू दोबारा से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, उनके चेहरे पे एक रिलीफ से भरा एक्सप्रेशन आता है। बेड पे बैठे यूरू के फादर जियान के कंधे पे लिटरली को देख के बोलते हैं, जब मैं मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स में मैजिकल बीस्ट को हंट करने के लिए गया, मतलब उनका शिकार करने के लिए गया, तो एक्सीडेंटली एक 9 नेदर स्पैरो की 9 नेदर फायर ने मुझे इंजर्ड कर दिया। उस 9 नेदर स्पैरो की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 दी के बराबर की होती है और इस मैजिकल बीस्ट की फ्लेम से छुटकारा पाना ये बहुत ही डिफिकल्टी से भरा काम होता है। हर तरीके के मेथड्स को इस्तेमाल करने के बाद भी मैं इस फ्लेम को अपने शरीर से निकाल नहीं पा रहा हूँ और ये फ्लेम मेरी वाइटलिटी को डिवावर करती जा रही है। जब मुझे लग रहा था कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तभी मुझे एक एंशिएंट बुक में एक होप दिखाई दी। उसके हिसाब से एक फायर स्पिरिट या फिर होली फ्लेम ही इस 9 नेदर फायर को क्योर कर सकती है। वो कहते हैं, लिटिल फ्रेंड तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम एक्चुअली में एक फायर स्पिरिट को पोजेस करते हो। अगर ऐसी बात है तो फिर इस ओल्ड मैन को बचाने की जिम्मेवारी तुम्हें दी जाती है। अंधेरे में कम रोशनी होने की वजह से अभी चीजें कुछ क्लियर नहीं थी। जियान धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। सामने से एक हल्की सी लाइट बाहर आ रही थी। ये जगह काफी बड़ी होती है और उसके बीचा बीच में एक बड़ा सा बेड होता है। एक मिडिल एज मैन जिसका चेहरा एकदम सूख चुका था, वो इस बेड पे मौजूद होता है। इसकी देखभाल कई मेड्स कर रही होती है। जियान के पैरों की आवाज को सुन के सारी
टीममेट्स उसकी तरफ देखती हैं। यूरू के इशारे को समझ के ये सभी इस कमरे से बाहर चली गई थी। बाय द वे यूरू के फादर का नाम होता है यू, मतलब यू फैमिली का नाम होता है और यू उनका नाम होता है। जब जियान बेड के पास पहुंच जाता उसकी आंखें यू के चेहरे को साफ तरीके से देख पाती हैं। अभी यू के चेहरे को एक हल्की ग्रे कलर की लेयर ने ढक रखा था। उनके ऐसे शांत चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे मौत उनकी बिल्कुल पास आ चुकी है। ये इंसान जो कि कब्र में जाने के लिए तैयार था, इसकी ऐसी कंडीशन को देख के जियान बोलता है ये बहुत ही सीरियस है। जियान के पीछे खड़ी यूरी बताती है हाँ, इस तरीके का फायर पॉइजन जो कि लाइफ फोर्स को खत्म कर सकता है, इससे एक्स्ट्रा दूधी पावर हाउस की भी फालतू पंगे लेने की हिम्मत नहीं होगी। फादर इतने सारे सालों से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन लगता है अब वो भी अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं। फाइनली अपने सिर को हिला के वो एक होर्स आवाज में बोलती है जियान प्लीज तुम्हें मेरे फादर को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। अभी यूरू की आंखें भी लाल हो चुकी थी। जियान नोट करके बोलता है चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगा। अब मैं ट्रीटमेंट की शुरुआत करने वाला हूँ, ध्यान रखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। जैसी यू की हालत हो रखी है, जियान को लिटरली की फायर को यू की बॉडी के अंदर एंटर करवाना होगा, क्योंकि तभी उस फायर पॉइजन को एलिमिनेट किया जा सकता है। और अगर इस प्रोसेस के दौरान उसे कोई भी डिस्टर्ब कर देता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होंगे। जियान की बात को सुनकर यूरू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नोट करती है। वो जानती थी कि जियान उसकी हेल्प एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वजह से कर रहा है। अभी जियान को देख रही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ चुकी होती है। यू के शरीर को एक बार ध्यान से देखने के बाद जियान एक काम आवाज में बोलता है मुझे अपनी फ्लेम को आपकी बॉडी में एंटर करवाना होगा, क्योंकि इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम उस फायर पॉइजन को स्लोली एक्सपेल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जियान की बात को सुनकर यूरू हेजिटेशन के साथ पूछती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी हाई होंगे राइट? जियान कहते हैं 50% से भी कम। सीन चेंज हुआ था, हम फिर से इसी शांत कमरे को देखते हैं। दरवाजे के पास कुर्सी पे बैठी हुई यूरू खुद से कुछ हल्की सी आवाज में बात कर रही होती है। बार बार उसकी आंखें बैठी तो लोगों की तरफ जाती थी। जब अपने फादर के चेहरे के पेनफुल एक्सप्रेशन और उनके चेहरे से टपकने वाले पसीने को देखती है, यूरू अंदर से और भी एंग्शियस फील करने लगती है। उसे ये डर नहीं था कि जियान उसके फादर को पॉइजन कर देगा, बल्कि इस तरीके से फायर पॉइजन को बाहर निकालना ये मेथड बहुत ही डेंजरस है। यू फैमिली की देखभाल करने में उसके फादर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं और अब उन्हें ऐसे दर्द का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय जियान के चेहरे पे कोई भी इमोशन मौजूद नहीं होता है। यू के पीछे बैठा हुआ जियान अपनी हैंडसीज को चेंज करता है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हेवल फ्लेम्स को बीच में लेके यू के शरीर में एंटर कर जाती है। वो बहुत ही ध्यान से यू के शरीर में से हेवल फ्लेम के हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करके उस पॉइजन को बाहर निकालने लगा था। बात बस ऐसी होती कि उस नए नेदर फायर ने अपने आप को यू की हड्डियों से अटैच कर लिया है। इस वजह से जियान की वो सफेद फ्लेम भी अपने आप को हड्डियों से जोड़ लेती है। बस अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो उस मिल्की व्हाइट फ्लेम और उन काली हड्डियों में एक छोटा सा गैप मौजूद होता है। आखिरकार जियान की हेवल फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ही टेरिफाइंग है। अगर वो यू की हड्डियों के कांटेक्ट में आता है तो फिर चाहे यू की स्ट्रेंथ दूधी क्लास की हो तब भी उनका सीरियस इंजर्ड होना या फिर उनकी जान जानी बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। जियान की फ्लेम से रेडिएट होने वाला फायरी टेम्परेचर यू के शरीर के हड्डियों को हल्के से रोस्ट कर रहा होता है। उस मिल्की व्हाइट फ्लेम की वजह से यू की हड्डियों में से लगातार कुछ काली फ्लेम्स की विस बाहर आती हैं, लेकिन इससे पहले काले रंग के धागे हड्डियों से बाहर आके भाग पाते हम उस मिल्की व्हाइट फ्लेम को इन सभी को रैप करते हुए देखते हैं। फिर इस मौके का फायदा उठा के फ्लेम का वो टेरिफाइंग टेम्परेचर इस नेदर फायर पॉइजन को जला के भस्म कर देता है। हाउएवर जैसे जैसे जियान इस ब्लैक म्यूज को और भी रिफाइन करता है उसे एक नई चीज मालूम पड़ती है। वो पाता है कि जब उसकी हेवली फ्लेम इस ब्लैक म्यूज को जलाने की कोशिश करती है, ये काली काली चीजें उसकी व्हाइट फ्लेम में मर्ज हो जाती हैं। ऐसा होने के बाद इनके बारे में जियान को कुछ पता नहीं चलता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा था वो बिल्कुल काली हो चुकी हड्डियां जियान की मिल्की व्हाइट फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से फिर से अपने नॉर्मल कलर को पाना शुरू कर देती हैं। इस समय यू की पूरी बॉडी पसीने से ना चुकी थी। यू का वो सूख चुका चेहरा लगातार ट्विच हो रहा होता है। उनके दांतों के कोनों से लगातार ठंडी सांसें भरने की आवाजें आती हैं। यू को फील होता है कि वो 970 पॉइजन जो कि बहुत लंबे समय से उनके शरीर के अंदर अपना घर बना के बैठा था, वो जियान के द्वारा कंट्रोल करी जाने वाली मिल्की व्हाइट फ्लेम की पावर की वजह से धीरे धीरे उनके शरीर से मिट रहा है। यू को इस समय डांडिया खेलने का मन हो रहा था। वो कहते हैं रिफ्रेशिंग, इतना रिफ्रेशिंग मैंने कई सालों से महसूस नहीं किया। लिटिल ब्रदर जियान तुम सच में बहुत अच्छे हो। यूरू के फादर यू और भी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन लगता है उनकी बॉडी में एक जगह पे उस नए नेदर पॉइजन ने बहुत ही अच्छे से अपने आप को चिपका लिया है। इस वजह से जब लिटरली अपनी पावर को एक्सर्ट करता है तो यू की माथे पे मोटी मोटी नसें दिखाई देने लगती हैं। अभी दर्द के मारे उनका शरीर कांप रहा था। अगर उनकी दोनों आर्म को देखा जाए तो उनमें नीले सांपों जैसी नसें दूर से ही दिखाई दे रही होती हैं। वो एक होर्स आवाज में बोलते हैं ये फायर स्पिरिट सच में बहुत पावरफुल है। यू के पीछे बैठी हुई जियान के चेहरे को भी अभी पसीने ने ढक लिया होता है। हेवली फ्लेम को इतने लंबे समय तक इतनी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ कंट्रोल करने में उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन प्लेस हुआ है। हमें ये पता होना चाहिए कि जियान ने उन सभी सोल बॉडीज के सोल एसेंस को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर स्टोर कर लिया था। इस वजह से जब तक वो उस सोल एसेंस को पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करता
है उसके लिए एक स्टेप आगे लेना बहुत ही मुश्किल का काम होगा। यूयू को इतना स्ट्रगल करते हुए देख जियान एक सोलम आवाज के साथ बोलता है, आपको हिम्मत बना के रखनी होगी। मैंने उस 9 नेदर फायर को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है, अगला स्टेप होगा इसे एक्सपेल करने का। ये सुन के यूरू के फादर तेजी से अपनी दांती मीस लेते हैं। अभी उनके दांतों में से हल्की सी क्रीकिंग की आवाज भी आ रही होती है। वहीं पे उनके माथे पे से मोटी मोटी पसीने की बूंदें रोल करके नीचे आती हैं। ऑब्वियसली इस समय वो एक्सट्रीम पेन में है। ये प्रोसेस कुछ और सेकंड्स तक चलती है। तभी पफ पफ की आवाज के साथ यूयू के मुंह से खून बाहर आता है, लेकिन इससे पहले खून जमीन को छू ही पाता, शाओयू अपनी हेल्प फ्लेम्स को कंट्रोल करके इस खून को सराउंड कर लेता है। जैसे यूयू के मुंह से खून बाहर आया था, वो पाते हैं कि उनके शरीर का वो 9 नेदर पॉइजन इस मोमेंट में पूरी तरीके से गायब हो चुका है। वो तेजी से हंस के बोलते, हाँ ये सच में बहुत कंफर्टेबल है। जैसे उसकी वो मिल्की व्हाइट फ्लेम उसकी बॉडी में वापस आती है, जियान रिलीफ फील करते हुए एक ठंडी सांस को भरता है। वो अपने माथे से पसीने को पहुंचते हुए स्माइल के साथ बोलता है, आपके शरीर में से वो 9 नेदर पॉइजन अच्छे से एलिमिनेट हो गया है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आप रिकवर हो जाओगे। जैसे यूरू देखती है कि उसके फादर के चेहरे पे फिर से पुराना वाला रंग वापस आना शुरू हो गया है, ऐसा लगता है जैसे वो जियान की मौजूदगी को भूल ही गई हो। वो तुरंत ही अपने पिता के गले लग जाती है। यूरू की आंखों से आने वाले आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहते। ऐसे सीन को देख के यूयू भी स्माइल के साथ बोलते हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के बाद यूयू ऑब्वियसली काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनकी ये बेटी पिछले इतने सालों से उनकी वजह से कितनी ज्यादा चिंता में थी। यूयू हंस के बोलती, हाँ यूर, तुम अब छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग तुम्हारा जोक बनाएंगे? खैर यूरू को कुछ और समय तक कंफर्ट करने के बाद यूयू कहते हैं, ठीक है रोना बंद करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे हील करने के लिए लिटिल फ्रेंड जियान ने भी अपनी बहुत सोल पावर को कंज्यूम किया है। क्यों ना तुम लिटिल फ्रेंड जियान को एक अच्छी सी रेस्ट करने की जगह पे ले जाओ। अपने फादर के सही होने की खुशी की वजह से यूरू ने अभी तक रियलाइज नहीं किया होता कि जियान अभी इसी कमरे में है। इस वजह से इस मोमेंट में अभी तक यूरू का चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो चुका था। अब बस वो दीवार में अपने सर को मार के अच्छे से बेहोश होना चाहती थी। वो अपने पिता के सीने को पीट पीट के बोलती है, फादर आप सच में बहुत बुरे हो, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुछ और समय तक अपने फादर को फियर्स नजरों से देखने के बाद यूरू एक गहरी सांस को भरती है। वो कहती है, ठीक है फादर, आपको भी आराम करने की आवश्यकता है, मैं जियान को उसके रेस्ट एरिया की तरफ लेके जाती हूँ। यूरू को पता था कि उसके फादर अभी सीरियस लेने से बाहर ही आए हैं, उनका पूरी तरह से रिकवर होना भी बाकी है। इस वजह से तुरंत ही जियान को लेके इस कमरे से बाहर चली जाती है। यूरू पहले से उस उम्र तक पहुंच चुकी थी जब उसके दिमाग में शादी के ख्याल आने लगे थे, लेकिन अपने फादर की ऐसी इंजरी की वजह से उसे इस मामले के बारे में सोचने का समय नहीं मिला। लेकिन अब जो उसके सामने यंग मैन है, उसने सिर्फ उसके फादर को रेस्क्यू नहीं किया है, बल्कि वो एक 3 स्टार 2D पावर हाउस होने के साथ साथ एक फर्स्ट रैंक एम्पर एल्केमिस्ट भी है। जियान के सामने यूरू की अचीवमेंट्स बहुत ही छोटी नजर आती हैं। यूरू के लिए पहली बार होता है जब वो इतने टैलेंटेड इंसान से मिल रही हो। खैर इन सभी बातों को सोचते सोचते यूरू जियान को एक कमरे के सामने ले आई थी। वो जियान से कहती, तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, जब डिनर का समय होगा मैं तुम्हें बुला लूंगी, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो। यूरू को जाते हुए देख जियान फाइनली उस कमरे के दरवाजे को खोलता है। पिछले कुछ दिनों से जियान के शरीर के ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है। अब समय आ गया है जब अपनी बॉडी को रिकवर होने का मौका दे। इसलिए जैसे ही जियान को कमरे में बेड दिखाई देता है, जियान तुरंत ही उस पर घोड़े बेच के सो गया था। सीन चेंज होता है, बात होती है अगले दिन की। जैसे सूर्य की पहली किरण जमीन को छूती है, जियान बेड से उठ के स्ट्रेच करने लगा था। पिछली रात उसे काफी अच्छे से नींद आई थी, इस वजह से जियान अभी काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है। अपनी कुछ चीजों को फिक्स करने के बाद जियान दरवाजे खोल के हॉल की तरफ चला गया था। सीन एक बार फिर से चेंज हुआ था। सबसे पहले हमें एक बड़े से हॉल में यूयू दिखाए जाते हैं। अभी उनके सामने एक बंदा घुटने टेके हुए था। वो कहता है, क्लैन लीडर प्लीज मुझे माफ कर दो, सच में ये सब करने की मेरी बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। ये सारे ऑर्डर्स मुझे थर्ड एल्डर से आए थे। ये सुन के यूयू बोलते हैं, थर्ड एल्डर, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वो बुड्ढा जो कि यू फैमिली का थर्ड एल्डर होता है, वो समझ गया था कि एविडेंस सॉलिड है, इस वजह से तुरंत ही अपने हथियार डाल लेता है। थर्ड एल्डर को पता होता है कि यू फैमिली के क्लैन लीडर भी एकदम रूथलेस इंसान है। यूयू कहते हैं, पिछले कई सालों से मेरी इलनेस की वजह से मैं फैमिली के सामने नहीं आ पाया। तुम सभी ने मेरे पीठ पीछे क्या क्या किया है? क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि मुझे ये सब मालूम नहीं पड़ेगा? खैर क्योंकि अब मेरी वो डार्क डिजीज चली गई है, अब इस फैमिली को दोबारा से साफ करने का समय आ गया है। ये कहने के बाद यूयू की बॉडी में से पीक 5 स्टार 2D का ऑरा इरप्ट हुआ था। तुरंत ही सारे एल्डर्स एक कदम पीछे लेते हैं। यूयू कहते हैं, फैमिली गार्ड्स, इन दोनों को कैप्चर करके क्लैन के रूल्स के हिसाब से पनिश किया जाए। यूयू के डिसीजन से हॉल में बैठे कई एल्डर्स एग्री करने लगते हैं। एक एल्डर बोलता है, इनके साथ ऐसा होना ही था, ऐसे लोगों का लगातार बना रहना ये फैमिली के लिए और भी डिस्ट्रक्टिव होगा। यूयू का वो गुस्से से भरा चेहरा तुरंत ही स्माइल में बदल जाता है जब वो सामने से जियान को आती हुए देखते हैं। वो कहते हैं, लिटिल फ्रेंड जियान, तो तुम फाइनली जाग गए हो। वो देख पा रहे थे कैसे उनकी बेटी जियान के आसपास थोड़ी सी अनकंफर्टेबल दिख रही है। उनके सालों के एक्सपीरियंस के साथ वो इस चीज को कैसे नहीं समझते। जियान यूयू की तरफ दोनों हाथ कब करके बोलता है, क्लैन लीडर यूयू, आपको मेरे सामने इस तरह की पोलाइट बिहेव करने की आवश्यकता नहीं है। कल के एग्जॉशन के बाद रिकवर होने से मुझे ब्रेक थ्रू के कुछ साइंस शो होने लगे हैं, इस वजह से मैं यू क्लैन की टर्निंग
ट्रेनिंग रूम्स का फायदा उठा के अपने ब्रेक थ्रू के लिए रिट्रीट में जाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली यूयू भी काफी खुश होते हैं। इस वजह से जियान की बात को सुन के वो हंस के बोलते हैं तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो। ऑफ कोर्स ये तो काफी अच्छी बात है। जियान कहते हैं ब्रेक थ्रू करने का मौका बार बार नहीं मिलता है, इस वजह से मैं समय को बर्बाद न करते हुए तुरंत ही रिट्रीट में जाना चाहूंगा। ओके ओके जरा होल्ड करो, अगर इस नोवेल को ट्रांसलेट करने वाला मुझे मिल जाता तो मैं पक्का उसकी खोपड़ी तोड़ देता। हालांकि मैं तुम सभी को लगातार यूयू को यूअर का फादर बता रहा हूँ, लेकिन स्टोरी में कहीं उसे फादर बताया गया है तो कहीं उसे मदर। खैर हम तो चीजों को एक ही तरीके से रखेंगे जिससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलो हम यूयू को उसका फादर रखते हैं और करते हैं स्टोरी को कंटिन्यू। जब यूयू का ध्यान जाता है यूअर के ऊपर जो कि इस समय एब्सेंट माइंडेड होती है, वो कहते हैं यूअर तुम अब भी खड़े होके क्या कर रही हो, तुम तुरंत ही लिटिल फ्रेंड जियान को रिट्रीट के लिए लेके जाओ क्योंकि यूयू की इंजरीज हील हो चुकी है। जियान भी यू फैमिली में लंबे समय तक रुकने नहीं वाला और यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है वो इमोशन उसके चेहरे से छिप नहीं रहे हैं। यूयू अपने दिल में साय करके बोलते हैं लगता है मेरी बच्ची सच में बड़ी हो गई है। रास्ते में चलते जाते जियान का ध्यान यूअर के ऊपर जाता है जो कि आज सच में प्रिंसेस की तरह सच के आई थी। ऑब्वियसली यूअर ने ऐसी ड्रेस जानबूझ के पहनी है, लेकिन इस समय यूरो के चेहरे पे थोड़ा नर्वस एक्सप्रेशन था। जियान पूछता है यूरो क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? यूयू अभी दिन के सपनों से बाहर नहीं आई थी। वो एब्सेंट माइंडली जियान को जवाब देती है, वो बोलती है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे फादर फिर से हेल्दी हो गए हैं, मैं उससे काफी खुश हूँ। लेकिन बस इतना कहने के बाद यूरो आगे के शब्दों को भूल जाती है। हालांकि पिछली रात उसके फादर ने उसे काफी लंबा चौड़ा लेसन दिया, लेकिन वो कहते हैं ना यू हैव टू फाइट फॉर योर लव। उसके फादर की जियान की एवोल्यूशन बहुत हाई है। इतनी कम उम्र में जियान बस एक 3 स्टार एम्पर पावर हाउस ही नहीं है बल्कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर का एम्पर एल्केमिस्ट भी है। इस वजह से जियान के पोटेंशियल को कोई भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। यूरो इसके बारे में जितना ज्यादा सोचती है उसके गाल उतने ज्यादा लाल होते जाते हैं। उसकी फैसिनेशन बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या सोच रही है। यूरो के लिए एम्बरेसिंग बात ये थी कि जियान भी कंफ्यूजन के साथ उसे लगातार देखे जा रहा था। फाइनली जब उसके दिमाग में कुछ नहीं आता यूरो थोड़ा सा तेज चलने लगी थी। वो एम्बेरसमेंट की वजह से इस टॉपिक को जल्दी से चेंज करती हुई बोलती है हम लोग वहाँ तक पहुंच ही गए। मैं सुबह चिंगयुआन की कंडीशन को भी देखने गई थी। ऑब्वियसली उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो चुकी है। मुझे लगता है उसे जागने में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तुम रिट्रीट में होगे मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। जियान कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं पहले से थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये कहने के बाद जियान के ध्यान को सामने का पत्थर से बना रास्ता आकर्षित करता है। जियान यूरो की तरफ हाथ वेव करके आगे जाने लगा था। इस मोमेंट में जियान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। यूरो फाइनली अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करके जियान से पूछती है हे जियान क्या वो लड़की तुम्हारी वाइफ है? यूरो जब जियान और चिंगयुआन के बारे में सोचती है उसे दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से कंपेटेबल हो। उसकी परेशानी की जड़ यही होती है। इस वजह से जब जियान उसकी आंखों के सामने से डिसअपीयर होने वाला था वो अपने करेज को इकट्ठा करके इस सवाल को पूछ ही लेती है। ऑफ कोर्स यूरो के सवाल को सुन के जियान को घंटा पता नहीं चलता कि यूरो क्या सोच रही है। उसका पूरा ध्यान अपने ब्रेक थ्रू के ऊपर था। वो एक लेजी आवाज में बोलता है वो मेरी छोटी बहन है। ओरिजिनली यूरो जियान के ऊपर गिव अप करना चाहती थी, लेकिन जब वो जियान के आंसर को सुनती है अचानक से हम उसकी आंखों को ब्राइट होती हुई देखते हैं। वो कहती सिस्टर। यूरो फाइनली एक बहुत ही हल्की सी आवाज में बोलती है शुरुआत में मैंने एक डिसीजन लिया था, अगर तुम मेरे फादर को क्योर कर देते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। भले ही मेरी उम्र कम हो लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। जियान चाहे कुछ भी हो जाए फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करूंगी। तुम अब मुझसे बच के भाग नहीं सकते हो। मनी मन में एक बार जियान को थैंक यू बोलने के बाद एक तेज आवाज में बोलती है जियान तुम टेंशन फ्री होकर ट्रेनिंग रूम में जा सकते हो। तुम्हें उस लड़की की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब खैर इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, नेचुरली जियान को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से उस सोल एसेंस को ऑब्जर्व करने की जल्दी थी। इस वजह से जैसे ही जियान को सामने पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है वो तुरंत ही उसके उस तरफ चला जाता है। ये ट्रेनिंग रूम काफी स्पेशियस था। कुछ कदम और आगे लेने के बाद जियान के सामने वो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अपीयर होता है। जिस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई दिखाई दे रही थी क्लियरली यू फैमिली इसका अच्छे से ध्यान रखती है। इस पत्थर से बने कमरे को अच्छे से चेक करने के बाद जियान चारों तरफ कुछ चीज को प्लेस करता है। ये पूरा काम कंप्लीट करने के बाद जियान स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके बैठ गया था। लोगों के ट्रू इनर थॉट्स के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। भले जियान ने यू फैमिली के क्लैन लीडर को उस बीमारी से छुटकारा दिलवा दिया हो, तब भी रिट्रीट में जाने से पहले चीजों को एक बार सही से चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग के दौरान जियान को कोई परेशानी हो जाती है तो उसके पास सच में रोने की भी जगह नहीं होगी। जियान अपनी स्टोरिंग को टैप करके बोलते हैं मास्टर क्या अब हम शुरुआत कर सकते हैं? तुरंत ही गोल्डन रैंकिंग की सोल बॉडी जियान की स्टोरिंग से बाहर आ गई थी। वो कहते हैं तुम्हारा इस तरीके से डिफेंसिव रहना बहुत अच्छा है। गोल्डन रैंकिंग जियान को बताते हैं तुम पहले अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से उस सोल एसेंस को बाहर निकालो। उसे अच्छे से अब्सॉर्ब करने के बाद ही तुम सोल टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। इस समय जिन लोगों के हाथ में दो चमकते हुए स्क्रोल्स अपीयर हुए थे, जिन लोगों की बात को सुन के जियान तुरंत ही दिमाग को फोकस करने लगता है। जियान के आईब्रोज के बीच में से उसका सोल अवतार बाहर आ जाता है। सीसी की आवाज के साथ जियान के माथे में से सफेद रोशनी बाहर आने लगी थी। ये वही सोल एसेंस होता है जिसे जियान ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में स्टोर किया था। भले इसे रखना आसान हो लेकिन इसे
से बाहर निकालना मुश्किल होता है। गोल्डन रैंकिंग सामने की ग्लोइंग लाइट स्पॉट को देखते हैं। वो जियान की तरफ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सच में हेवन और अर्थ के ट्रेजर्स वो नहीं मिलते जिसके उनके साथ डेस्टिनी होती है। इस सोल एसेंस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एसेंस के साथ कंपेटेबल हो। जब जियान के सामने सारा सोल एसेंस का क्लस्टर इकट्ठा हो जाता है, इसे देख के जियान भी रिलीफ फील करता है। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा के अपनी हथेली से उसे टच कर दिया था। इस हल्के से लाइट टच की वजह से जियान सोल क्लस्टर के अंदर की वास्ट और माइटी स्ट्रेंथ को सेंस करता है। तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच का स्पिरिचुअल अवतार भी जियान को एक वार्म सेंसेशन फील करवाने लगा था। जब जियान सोल एसेंस को रिफाइन करने के लिए तैयार था, जिनलोंग बताते हैं तुम इसे अपनी हेवली फेम का इस्तेमाल करके रिफाइन करो। हालांकि सोल एसेंस बहुत ही प्योर दिख रहा है, तब भी इसके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस बच गए हैं। इस पे जियान ने नोट किया था। जैसे ही वो एक इशारा करता है, हम उसकी बॉडी से क्रीम व्हाइट फ्लेम को बाहर आते हुए देखते हैं। ये अपने साथ लाई थी एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग टेम्परेचर को। ये सारी हेल्प फ्लेम्स का मर्जर नहीं होता, बल्कि ये होती है प्योरिफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम। क्योंकि प्योरिफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम ही वो फ्लेम है जो हर एक चीज को प्योरीफाई करने में स्पेशलाइज करती है। उस सोल एसेंस के क्लस्टर के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि इसे रिफाइन करने में जियान को कई घंटों का समय लग गया था। जब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फायदा मिल रहा था, तो लिटरली भी खाली हाथ नहीं बैठता, उसे भी काफी बेनिफिट्स हुए थे। अब चीजें जियान के हाथ में आ चुकी थी। सामने जो क्रिस्टल जैसा सोल लाइट का क्लस्टर होता है, उसका आकार पहले से कई गुना छोटा हो गया था, लेकिन ऐसा इसकी सोल पावर के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस छोटे से सोल लाइट क्लस्टर के अंदर जो पावर है, वो पहले से कई गुना डेंस होती है। एक सांस बनने के बाद जियान अपनी हैंडसीज को चेंज करने लगा था। फटाक से उसके आईब्रोज के बीच में से डेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आने लगती है। काफी जल्दी इसने जियान का एक अवतार बना लिया था। जैसे ही सोल अवतार कंडेंस होता है, इसमें से सक्शन फोर्स इरप्ट हुई थी। सामने सोल क्लस्टर फ्लोट कर रहा होता है, वो जियान के सोल अवतार की तरफ खींची चली जाती है। ऐसे सीन को देख के जियान फिर से हैंडसीज को बदलने लगता है। जैसे जैसे उसके हाथों की सीज चेंज होती है, हम वो सोल क्लस्टर को एकदम कांपते हुए देखते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें से ऐसी सोल पावर बाहर आई थी जो बिल्कुल पानी की तरह दिखाई दे रही होती है। इसने किसी कपड़े की तरह जियान के पूरे शरीर को अच्छे से ढक लिया था। देखते देखते सोल एसेंस जियान की बॉडी से मर्ज होने लगता है। इस तरीके से हमें कुछ और आगे बढ़ता है। अब जियान काफी अमाउंट में सोल एसेंस को अब्सॉर्ब कर चुका होता है। उसके सोल अवतार के ऊपर की जो क्रिस्टली लेयर थी, वो पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। इस पूरी प्रोसेस को करीब 20 दिन का समय लग गया था। जब रोशनी का आखिरी गोला जियान के मुंह के अंदर जाता है, बूम साउंड के साथ एक वास्ट और माइटी ऑरा इरप्ट हुआ था। लेकिन काफी जल्दी इस कमरे में शांति वापस लौट आती है। अभी जियान के सामने एक और जियान बैठा होता है। इन दोनों के शरीर के औरों को सेंस करके कोई बता नहीं सकता है कि इन दोनों फिगर्स में असली जियान कौन है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ 3 स्टार 2D की होती है। और जहाँ तक बात रही अपीयरेंस की, तो फिर दोनों में कोई भी अंतर बताया नहीं जा सकता। बस इसी मोमेंट में जियान, जिसने पिछले 20 दिन से अपनी आंखें खोली नहीं होती, वो अचानक से उन्हें ओपन कर लेता है। जब जियान को अपने सामने अपना सोल अवतार दिखाई दिया था, जिसकी अपीयरेंस एग्जैक्टली उसकी तरह ही है। ऐसे सीन की वजह से जियान की खुशी का पार नहीं रहा था। वो एक्साइटेड आवाज में बोलता है, सक्सेस। पिछले 20 दिनों के समय के दौरान जिनलोंग भी जियान के सफल होने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये कहना पड़ेगा कि इस रिजल्ट ने उन्हें सेटिस्फाइड किया है। वो कहते हैं एम्पर लेवल की सोल को 4 लेवल्स में और बांटा गया है। ये होती है एंट्री लेवल, मॉर्टल लेवल, ट्रांसेंडेंट सेंट लेवल, और आखिरी में आता है परफेक्शन। तुम्हारी पिछली एम्पर यानी कि डी स्टेट की सोल उस पहले स्टेप यानी कि एम्पर रियल में रही होगी, लेकिन इस पूरे सोल एसेंस को ऑब्जर्व करने के बाद तुम एम्पर रियल के सेकंड स्टेट मॉर्टल लेवल में पहुंच चुके हो। बाय द वे, जैसे यहाँ पे ये लोग एम्पर रियल बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में वही डी स्टेट है। जिन लोग कहते हैं तुम अपनी मॉर्टल रियल की सोल पावर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर सोल पावर की बात करी है, तो एक 5 स्टार 2D भी तुम्हारे बराबर ही होगा। अभी जिनलोंग की आवाज से खुशी छिप नहीं रही थी। वो कहते हैं इस चीज को तुमने भी फील किया होगा। मॉर्टल सोल रियल में एंटर करने के बाद तुम्हारे सोल में बहुत ही बड़े बदलाव आए हैं। जैसा कि तुम्हें पता हुआ कि एम्पर रियल के पावर हाउसेस यानी कि 2D एक्सपर्ट्स अपने एक और सोल अवतार को बुला के उसके साथ फाइट कर सकते हैं। इससे पहले तुम एम्पर रियल में थे, लेकिन मॉर्टल सोल लेवल में एंटर करने के बाद अब तुम्हारे सोल अवतार की पावर तुम्हारे बराबर हो चुकी है। ये अवतार तुम्हारी सोल की पावर से कंडेंस हुआ है। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इस सोल अवतार की पावर भी बढ़ती जाएगी। लेकिन याद रखना, का सोल अवतार डैमेज हो जाता है तो उसका सीधा बैकलैश का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। अभी जिनलोंग की आवाज बहुत ही सीरियस थी। खैर, अगर जिनलोंग ने इन सभी बातों को बताया नहीं भी होता, तब भी जिन इस सभी को गैस कर चुका था। खैर, पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद उसके दिल में कुछ प्लान्स तैयार होने लगते हैं। ये चीज जियान के लिए किलर का काम करेगी। तभी जियान को देख के जिनलोंग सरप्राइज आवाज में बोलते हैं, ओ जरा तुम अपने ऑरे को एक बार फिर से नोटिस करो। जियान समय नहीं पता कि जिनलोंग क्या कह रहे हैं, लेकिन जब वो सच में अपने ऑरे को सेंस करता है, उसकी आंखें भी सरप्राइज से भर जाती हैं। ओरिजिनली जियान एक 3 स्टार 2D था, लेकिन इस प्योरेस्ट सोल पावर को ऑब्जर्व करने के बाद जियान इनिशियल 3 स्टार 2D के पीक पे पहुंच चुका है। अब उसे 3 स्टार 2D की मिडिल स्टेज में एंटर करने के लिए बस एक कदम को आगे लेने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए कि 2D क्लास के हर एक ब्रेक थ्रू में बहुत ही खतरनाक लेवल की एनर्जी चाहिए होती है। उसके लिए भी काफी अनएक्सपेक्टेड बात थी कि प्योर सोल एसेंस उसे 3 स्टार 2D इनिशियल स्टेज के पीक पे पहुंचा देगा।
जिन लोग कहते हैं अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ऐसा होना नॉर्मल भी है। पिछले कुछ दिनों से तुम लगातार अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते आ रहे हो। उस इविल रेस की पावर हाउस से डील करने के लिए तुम्हें अपनी पावर को फोर्सफुली बढ़ाना पड़ा। भले ये तुम्हारे लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो, लेकिन इसके अलग फायदे भी हैं। इससे तुम्हारी दुख की ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और यही रीजन है तुम्हारे जल्दी ब्रेक थ्रू करने का। जियान एक बार फिर से अपनी दुखियों को केयरफुली सेंस करता है। वो कहते हैं मैं ऑलमोस्ट 3 स्टार दोली के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। फाइनली अब जियान का ध्यान जिल्लों के हाथ पे जाता है जहाँ पे 2 चमकते हुए स्क्रोल्स मौजूद होते हैं। जियान एक चीख की आवाज में कहता है ही मास्टर, अब क्योंकि मैंने पूरे सोल एसेंस को ऑब्जर्व कर लिया है तो आपको फाइटिंग स्किल्स मुझे दे देनी चाहिए। जियान के दिमाग में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि दोदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद उसका स्ट्रेंथ का एडवांटेज खत्म हो चुका है। यहाँ पे पावरफुल एक्सपर्ट्स बादलों की तरह बिखरे हुए हैं और जब बात होती है दोदी लेवल की पावर हाउसेस की तो वो कम से कम टियान क्लास की 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से अब समय आ गया है जब जियान के पास कुछ लाइफ सेविंग स्किल्स हो। जियान के दिमाग में क्या चल रहा है गोल्डन रैंकिंग को अच्छे से पता होता है। वो कहते हैं हालांकि तुम्हारा फ्लेम मंत्र अब काफी हाई लेवल का कल्टीवेशन मेथड बन चुका है, तभी इसकी अब्जॉर्प्शन पावर और एनर्जी सप्लाई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बात करिए फ्लेम मंत्र के 6th लेवल की तो फ्लेम मंत्र को उसमें इवॉल्व करने के लिए तुम्हें की हेवली फ्लेम को सोलो करना होगा। तुम्हारा सोचना सही है, अभी तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कमी 2 स्किल्स की है। ये कह के जिन लोग अपने हाथ को आगे करते हैं दोनों स्क्रोल्स जियान की तरफ चले गए थे। वो कहते हैं क्योंकि तुमने सीखना चाहते हो तो चलो मैं इन्हें तुम्हें देता हूँ। अपनी तरफ आ रही इन स्क्रोल्स को देख के जियान से रहा नहीं आता। वो तुरंत ही आगे बढ़ के इन्हें कैच कर लेता है। जब वो पहले स्क्रोल को केयरफुली देखता है तुरंत ही उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि स्क्रोल के ऊपर लिखा था लो लेवल इमोर्टल फाइटिंग स्किल। अगर तुम सभी समझ नहीं पा रहे कि इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल कितनी पावरफुल होंगी तो बस इतना समझ लो कि जियान को दूधी क्लास के बाद दोशियान और ऐसे कुछ लेवल्स और पार करने होंगे। वो तब जाके इमोर्टल लेवल पे पहुंच पाएगा। खैर इसके बारे में और डिटेल जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फिर जियान नई टेक्निक्स को सीख रहा होगा और अंत में जाके मालूम पड़ेगा उस मर्डर के बारे में जिसने मी फैमिली में कत्लेआम किया था। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना जिससे फ्यूचर में आने वाला कंटेंट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। ये साल तुम्हारे भाई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि मैं बीच में कई ब्रेक्स लेने पड़े, तभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एपिसोड्स लगातार आ सके। आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करते रहोगे। अब से अर्ली एक्सेस के वीडियो आने शुरू हो गए हैं। अगर आप फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप को। इसका ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अगर आपके पास इस एपिसोड को लेकर कोई सजेशंस हो तो नए कमेंट्स में शेयर जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।